नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज जैसे ही स्कूल में छुट्टी की बेल बजी तो हर बार की तरह सबसे पहले 6 साल का सोनू अपनी कक्षा से बाहर निकला। इस समय उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती थी। पूरे जोश और उत्साह के साथ दौड़ता हुआ वो गेट के पास आया और यहाँ वहाँ देखने लगा। देखते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन आज माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वहीं गेट पर खड़ा हुआ वो अपनी माँ का इंतज़ार करने लगा। अब तो सारे बच्चे स्कूल से जा चुके थे, लेकिन सोनू अब तक वहीं खड़ा था। आज मम्मी से खूब लड़ाई करूँगा, मुझे लेने क्यों नहीं आई? सोचते हुए सोनू ने सड़क पर एक निगाह दौड़ाई। उसी समय पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल स्कूटर पर आते दिखे। वो सोनू को उनके घर ले गए, लेकिन जैसे ही सोनू अपने घर के बाहर पहुंचा तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में लोगों की चहल पहल थी। वो अंदर आया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगा, मम्मी आप कहाँ हो? यह सब क्या हो रहा है? माँ को ढूंढते हुए मासूम चेहरे अपने पापा पर पड़ी। वो हैरान था कि उनके पापा, जिसकी आंखों में उसने आज तक एक आंसू तक नहीं देखा था, वहीं पापा आज दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उनकी दादी और रेणुका चाची आस पड़ोस की औरतों के गले लगकर खूब रो रही थी, लेकिन सोनू अब भी भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उनकी नज़र सफ़ेद चादर में लिपटी उनकी माँ की ओर गई। वो तुरंत दौड़ता हुआ और बोला, मम्मी आप आज मुझे लेने क्यों नहीं आई? और आप यहाँ क्यों लेटी हैं? पापा क्या हुआ है मम्मी को? कुछ बोलती क्यों नहीं वो? दादी आप ही बताओ ना, क्या हो रहा है ये सब? सोनू रोते हुए पूछने लगा, लेकिन ना तो उनके पास पापा उनके पास और ना ही दादी के पास उस मासूम के सवाल का कोई भी जवाब था। मम्मी उठो ना, मुझसे नाराज़ हो क्या? अब से मैं आपका सारा कहना मानूंगा, कहते हुए सोनू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके पिता आदित्य से उनकी ये हालत देखी नहीं गई तो बेटे को सीने से लगा लिया। उसके बाप काफ़ी देर पिता के सीने से चिपक कर सोनू रोता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर इतना प्यार लुटाने वाली माँ आज उसकी चीख पुकार सुनकर भी क्यों नहीं उठ रही थी। आज सुबह की ही वो बात थी जब कोमल अपने बेटे सोनू को स्कूटर पर स्कूल छोड़ने गई थी और वहीं से बिजली का बिल भरने चली गई, लेकिन रास्ते में तेज गति से चले आ रहे एक ट्रक से उनकी स्कूटर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोमल उछलकर सड़क के किनारे किनारे जा गिरी। उसी समय उसने दम तोड़ दिया। इधर जब परिवार के लोगों तक ये बात पहुंची तो उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए आदित्य ने अपनी पत्नी कोमल को अंतिम विदाई दी और जब घर लौटा तो तमाम रिश्तेदारों की उपस्थिति के बावजूद वो घर उसे खाली खाली सा लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन घर का माहौल ज्यों का त्यों बना रहा। एक और जहां आदित्य दुख के सैलाब में डूबा हुआ था, तो वहीं उनका बेटा सोनू अपनी माँ के ममता भरे स्पर्श को तरस रहा था। उनका तो मानो बचपन ही उनसे छीन गया था। उनकी दादी और चाची उसे हर तरह से बहलाने की कोशिश करते, लेकिन वो तो बस गुमसुम सा बैठा रहता। बेटे के लिए आदित्य ने खुद को मजबूत बनाया और किसी तरह उसे संभालने लगा। उनका खाना पीना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना और पढ़ाई लिखाई सब काम अब आदित्य ही करने लगा था। परंतु सोनू पढ़ाई में दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, तो आदित्य ने बेटे की पढ़ाई के लिए एक ट्यूशन टीचर को अप ले लिया, जिनका नाम काजल था। पहले दिन जब वो सोनू को पढ़ाने के लिए घर आई तो सोनू उनसे पढ़ने को तैयार ही नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ से ही पढ़ने की आदत थी। लेकिन काजल ने अपने प्रयास जारी रखे और कुछ ही दिनों के भीतर ही सोनू पढ़ाई में कुछ हद तक
ध्यान देने लगा था। धीरे धीरे सोनू काजल के साथ घुलने मिलने लगा था। जिस समय काजल उसे पढ़ाने आती तो वो आराम से पढ़ने बैठ जाता, लेकिन अक्सर माँ को याद करके खिस चीखने चिल्लाने लगता, जिद करने और रोने लगता। इधर आदित्य भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उन दोनों को ऐसे देखकर आदित्य की माँ शांति जी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने बेटे आदित्य से उनकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन आदित्य ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आखिर अपनी पत्नी कोमल की जगह मैं किसी को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? आदित्य बोला तो शांति जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस उम्र में सोनू को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। लेकिन माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि सौतेली माँ सोनू को उतना ही प्यार करेगी जितना कोमल उसे करती थी? आदित्य ने कहा तो उनकी भाभी रेणुका भी बोली, हाँ हाँ माँ जी, सौतेली माँ तो आखिर सौतेली ही होती है। वो कभी हमारे सोनू को एक सगी माँ की तरह प्यार करेगी क्या? तो शांति जी ने कहा, आदित्य मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि काजल से करवाना चाहती हूँ, और काजल के स्वभाव से तो हम सब लोग परिचित हो चुके हैं। क्यों रेणुका, बहू ठीक ही है ना? अब रेणुका कुछ न बोल पाई, या यूं कहें कि उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। माता पिता और भाई द्वारा समझाए जाने पर आदित्य ने शादी के लिए हाँ कर दी। गरीब माँ बाप की बेटी काजल बहुत ही अच्छे स्वभाव और संस्कार युक्त लड़की थी। उसके साथ भी किस्मत ने एक अजीब खेल रचा था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। 20 वर्ष की उम्र में एक अच्छा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर दी थी। सोचा था कि बेटी सुखी रहेगी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के 5 वर्ष बाद ही जब काजल की गोद सुनी रही तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन माता पिता को अंदर ही अंदर उनकी चिंता खाए जा रही थी। आज तलाक के 1 साल बाद जब आदित्य का रिश्ता काजल के लिए आया तो उसके माता पिता खुशी से फूले न समाये। परंतु काजल दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। पहले एक बांझ होने के कलंक से वो उभर नहीं पाई थी, अब ऊपर से सौतेली माँ नाम का कलंक उसके माथे पर हमेशा लगा रहेगा। उसकी उलझन को समझते हुए उसकी माँ ने कहा, देख बेटा, हम लोग तो पेड़ की डाल पर लटके पड़े हैं, फल की तरह हैं, जो कब पेड़ से गिर जाए कुछ नहीं पता। तेरी शादी हो जाएगी तो अपने परिवार के साथ सम्मान से जी पाएगी। माता पिता की बातों में उसके लिए फिक्र झलक रही थी, तो चाह कर भी काजल उनके समक्ष अपनी असहमति न जता पाई। 2 दिन बाद काजल और आदित्य की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। शादी वाले दिन सोनू बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे बताया गया था कि आज से उसकी माँ मिल जाएगी। जब काजल आदित्य के साथ दुल्हन के रूप में घर के अंदर आई तो उसने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। शांति जी ने सोनू को कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ है। यह सुनकर सोनू दौड़ता हुआ आया और उसे अपनी माँ कोमल समझकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट गया। लेकिन घूंघट उठाकर जैसे ही काजल उसे प्यार जताते हुए अपनी बाहों में लेने लगी तो उसे देखते ही सोनू उससे अलग हो गया और बोला, नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, ये तो काजल आंटी है। आपने तो कहा था कि आज मेरी मम्मी आएगी, मेरी मम्मी कहाँ है? सोनू चिल्लाया और रोते हुए अपने कमरे में चला गया। सोनू को चुप कराने के लिए उसकी चाची रेणुका उसके पीछे पीछे जाने लगी। सोनू का रवैया देखकर काजल की आंखें आंसुओं से भर आई तो शांति जी बोली, बहू तुम चिंता मत करो, तुम तो जानती हो सोनू अभी तक अपनी माँ को भुला नहीं पाया है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपना अपना लेगा, बस उनकी बातों का बुरा मत मानना।
तो काजल बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं जल्दी ही सोनू के दिल में अपनी जगह बना लूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये बात सुनकर शांति जी ने अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने गले से लगा लिया। अब उन्हें उम्मीद थी कि उसके बेटे और पोते की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। उधर सासू माँ अपनापन देखकर काजल को भी हिम्मत मिली। परिवार के बाकी सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन शांति जी ने पूरे रस्मों रिवाज के साथ अपनी बहू का स्वागत किया। इधर अपने बेटे की हाल देख कर आदित्य के मन में बहुत सी बातें आ रही थी। सोच रहा था कि कैसे समझाएं काजल को कि सोनू का पूरा ख्याल रखे, उसे अपनी माँ की कमी महसूस न होने दे। साथ ही मन में यह डर भी था कि कहीं काजल उनकी बातों का बुरा न मान जाए। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया जाए। समय और हालात एक इंसान को जितने कुशलता से सिखा पाते हैं, इंसान तो लाख कोशिश के बाद भी नहीं सिखा पाता। अगली सुबह जब काजल तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि उसकी देवरानी रेणुका नौकरी पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी और इधर आदित्य सोनू को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहा था। रसोई में शांति जी काम कर रही थी। सासू माँ को अकेले काम करते देख काजल तुरंत रसोई में चली गई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जल्दी जल्दी सारा काम करवाने लगी। अरे बहू, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन आराम करो। कहते हुए शांति जी ने उसे काम करने से मना किया, लेकिन काजल नहीं मानी और थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दिया। एक सप्ताह बीत चुका था। अब काजल पूरी तरह से उस घर में रच रच बस गई थी। आदित्य और काजल भी एक दूसरे को समझने लगे थे, परंतु सोनू का मन अभी तक काजल को मां मानने को तैयार ही नहीं था। इस समस्या का हल निकालने के लिए शांति जी ने एक उपाय निकाली। आज सोमवार था। स्कूल जाने के लिए सोनू उठ चुका था, लेकिन तैयार होने के लिए उसे किसी की मदद ज़रूरत थी। बारी बारी से वो सभी कमरों में झांक रहा था। ना तो कोई उसे दादी दिखाई दी, ना ही उसके पापा और उसकी चाची अब तक नौकरी पर जा चुकी थी। केवल काजल ही रसोई घर में खड़ी थी। सोनू का मनपसंद नाश्ता तैयार करके उसने टिफ़िन पैक कर दिया था और कमरे में चली गई। बेड पर चादर बिछाते हुए उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। काजल ने मुड़कर देखा तो पीछे स्कूल ड्रेस पहने हुए सोनू खड़ा था, अपने छोटे छोटे हाथों में टाई बेल्ट और जूते लिए। अरे सोनू, आओ ना, वहाँ क्यों रुक गए? सोनू चुपचाप अंदर आ गया। काजल समझ गई थी कि घर में किसी को न पाकर वो तैयार होने के लिए उसके पास आया है, लेकिन वो चाहती थी कि सोनू उसे यह बात खुद कहे, इसलिए वापस बिस्तर ठीक करने लगी। लेकिन सोनू चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तो आखिरकार काजल ने ही पूछा, सोनू, किसी काम से आए थे तुम? आंटी, दादी कहाँ गई? पापा भी नहीं है। क्या आप मुझे तैयार कर दोगे? सोनू ने झिझकते हुए कहा तो काजल मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो अब तक बोले क्यों नहीं? आओ, मैं तुम्हें झट से तैयार कर देती हूँ। सोनू को बेंच पर बिठाते हुए काजल ने कहा और बड़े प्यार से उसे तैयार करने लगी। जूते पहनाते हुए काजल का ध्यान सोनू के घुटने पर गया और बोली, अरे तुम्हें तो यहाँ चोट लगी है, रुको, मैं अभी यहाँ पर बैंडेज लगा देती हूँ। कहते हुए काजल ने अपने ड्रॉर में से एक बैंडेज निकाला और सोनू के घुटने पर लगा दिया। फिर उसके बाल बनाकर पूरी तरह तैयार कर दिया और उसके भोले भाले मासूम चेहरे पर एक किस दे दिया। काजल का अपनापन पाकर सोनू मन ही मन खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसी समय शांति जी और आदित्य भी घर वापस आ गए। पापा, दादी, आप लोग कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था, सोनू ने कहा तो आदित्य बोला, अरे हम लोग तो सुबह सैर करने के लिए पार्क में गए थे,
लेकिन देखो तुम तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हो। किसने तैयार किया तुम्हें? जानबूझकर आदित्य ने सवाल पूछा। आंटी ने, कहते हुए सोनू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ आई। सोनू का मुस्कुराता चेहरा देखकर आदित्य को भी कुछ राहत महसूस हुई। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। सोनू हर रोज अपनी यूनिफॉर्म और जूते उठाकर काजल के पास ले आता और काजल उसे बड़े प्यार से तैयार करती और फिर उसके गोल मटोल गालों को चूम लेती। स्कूल से घर लौट कर सोनू काजल को स्कूल की तैयारी बात पूरी सारी बातें बताता और फिर उसके पास बैठकर होमवर्क करता। सोनू के चेहरे की मुस्कुराहट जो कहीं दूर चली गई थी, अब वापस आने लगी थी। स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ भी वह अपने पहले की तरह मस्ती करने लगा था। परिवार के सब लोग भी उसमें आए बदलाव को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। उसकी क्लास टीचर ने भी क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने पर उसे चॉकलेट दी, तो घर आकर उसने अपनी नई आंटी और दादी को खुशी खुशी सारी बात बताई। शांति जी को अपनी बहू काजल पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब सोनू पढ़ाई को लेकर और भी सजग हो गया। शाम हुई तो सोनू जल्दी से अपना बैग लेकर आ गया और बोला, आंटी पढ़ाओ ना। तो काजल ने उसे देखकर मुंह बना लिया और कोई जवाब नहीं दिया। सोनू फिर से बोला, पढ़ाओ ना आंटी। तो काजल बोली, नहीं, मैं आपको अब नहीं पढ़ाऊंगी। काजल के मुंह से यह बात सुनते ही शांति जी हैरान रह गई। आदित्य भी अपने ऑफिस से अभी अभी लौटा था। काजल का ऐसा व्यवहार देखकर वो भी चौंक गया। वहीं पास में बैठी हुई रेणुका मन ही मन बोली, आ गई ना अपनी असलियत पर, आखिर है तो सौतेली ही। फिर काजल सोनू की ओर तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? सोनू ने उदास चेहरे से हाँ में से हिला दिया। काजल बोली, तो ठीक है, आज तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद मुझे आंटी कहकर नहीं बुलाओगे। तो क्या कहकर बुलाऊंगा? सोनू ने सवाल किया। अब से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे, काजल ने सोनू के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो सोनू दीवार पर लगी अपनी माँ कोमल की तस्वीर की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मेरी मम्मी तो वो है और पापा कहते हैं कि वो भगवान जी के पास चली गई है। मैं आपको मम्मी कैसे कहूँगा? तभी काजल ने उसे अपनी गोद में लिया और प्यार से उसे समझाते हुए बोली, पता है बेटा, मुझे भगवान जी ने ही आपके पास भेजा है और साथ में ये भी कहा है कि सोनू का कुछ अच्छे से ख्याल रखना और ढेर सारा प्यार देना। इसलिए अब से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे, प्रॉमिस करो, तभी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है आंटी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, सोनू ने इतनी मासूमियत से कहा। तो काजल के साथ साथ शांति जी और आदित्य की भी हंसी छूट गई और काजल ने सोनू को अपने सीने से लगा लिया और बोली, अच्छा, प्रॉमिस भी करते हो और आंटी भी कहते हो, ये अच्छा है। काजल का सोनू के लिए इतना प्यार देखकर आदित्य की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। अब उनकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। घर के सभी लोगों के दिल में काजल ने अपने लिए जगह बना ली थी और सोनू को तो वो बड़ी कुशलता के साथ संभाल रही थी। उनकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ उनकी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखती और कुछ समय उसके साथ खेलने के लिए भी ज़रूर निकालती। इस दौरान वो अपने मायके भी गई तो भी सोनू को अपने साथ लेकर गई। काजल की माँ ने जब उनका हाल चाल पूछा तो काजल बड़ी खुशी से अपने ससुराल के बारे में बताने लगी कि सब लोग कितने अच्छे हैं। सोनू का काजल के साथ लगाव देखकर काजल की माँ को भी बहुत खुशी हुई। माँ के पास एक दिन लगाकर काजल अपने ससुराल वापस लौट आई। आज घर में बहुत चहल पहल थी। घर की दोनों बहुएं रसोई घर में व्यस्त थी। आज उनकी ननद सपना
अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जो आई हुई थी, सारी भाग दौड़ करते हुए काजल को यह ख्याल ही नहीं आया कि उसने सोनू को खाना नहीं खिलाया और वो अभी तक भूखा है। एक आध बार ख्याल आया भी तो सोचा शायद उसे काम में व्यस्त देखकर माँ जी ने खिला दिया होगा। इधर सोनू भी अपनी बुआ के दोनों बेटियों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे खाने पीने का कोई होश नहीं था। थोड़ा बहुत काम करके रेणुका सपना के पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी, जबकि काजल बर्तनों का ढेर धोने में लग गई। रसोई का सारा काम निपटा कर जब वह कमरे में गई तो उसकी ननद और देवरानी वापस में कुछ बातें कर रही थी आपस में, लेकिन उसे देखते ही एकदम चुप हो गई। यह देखकर काजल को अजीब लगा, परंतु फिर वो सब नज़रअंदाज करते हुए उसने सोनू से कहा, बेटा आपने खाना खा लिया ना? तो सोनू बोला, नहीं मम्मी, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं खाया। यह सुनकर काजल बोली, क्या मेरा बच्चा अब तक भूखा है? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना डाल कर लाती हूँ, तुम जल्दी से हाथ धो लो, खाना खाने के बाद खेलना। ऐसा कहते हुए जैसे ही काजल रसोई घर में जाने लगी तो उनकी ननद सपना बोली, काजल भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारे सोनू का ठीक से ख्याल नहीं रखती। उसको खाना खिलाने तक का आपको ध्यान नहीं रहा? इतना बड़ा भी नहीं हुआ है वो, खुद खाना उठाकर खा ले। मेरी दोनों बेटियां सोनू से बड़ी है, लेकिन मैंने कभी उन्हें खाना देने में लापरवाही नहीं की। तभी रेणुका तपाक से बोली, हाँ दीदी, फर्क तो होता है अपनी माँ और सौतेली में। कहते कहते वो चुप हो गई। देवरानी द्वारा कहा गया सौतेली शब्द उसके दिल में जैसे तीर की तरह चुभा, लेकिन फिर भावनाओं पर काबू रखते हुए काजल ने कहा, नहीं दीदी, मुझे लगा कि सोनू ने दादी के पास बैठकर खाना खा लिया होगा। अच्छा, क्या अब भी दादी ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? तुम्हारी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अपनी ननद और देवरानी की ऐसी बातें सुनकर काजल का हृदय अंदर तक आहत हो गया और आंखें भर आई। चुपचाप वो सोनू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई और खाना डालने के लिए रसोई घर में आ गई। एकांत पाकर ही उसके आंसुओं का जो सैलाब उसने अभी तक रोका हुआ था, सारे बंधन तोड़कर बह निकला। तभी सोनू की आवाज़ आई, मम्मी जल्दी करो ना, फिर मुझे दीदी के साथ खेलना भी है ना। सोनू की आवाज़ सुनकर काजल ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और फिर जल्दी जल्दी प्लेट में खाना डालने लगी। वो जानती थी कि उसके देवरानी और ननद उसके खिलाफ साजिश रच रही थी, उसकी सासू माँ को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो दिखाना चाहती थी कि काजल सोनू के प्रति कितना लापरवाही करती है, परंतु इतना सुनने के बाद भी काजल अपनी ननद के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे तो बस अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हुए सबकी सेवा ही करनी थी, परंतु ननद और देवरानी का हर एक शब्द उसे अंदर तक घायल कर रहा था। अचानक काजल के कानों में अपनी सासू माँ की आवाज़ पड़ी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें पता भी है कि काजल बहू हमारे सोनू का कितना ध्यान रखती है? अरे एक पल के लिए तू अपनी बेटियों के लिए लापरवाह हो सकती है सपना, लेकिन मेरी काजल नहीं। और ना तो तू आज ही आई है, फिर इतनी देर में तूने उसकी ऐसी कौन सी लापरवाही देख ली जो मुझे आज तक नज़र नहीं आई? और रेणुका बहू, तुम तो इतनी इसी घर में रहती हो ना, और देखती भी हो कि दिन भर तुम्हारी जेठानी घर का सारा काम करते हुए भी कितनी कुशलता से सोनू को संभालती है। न जाने तुम्हारी काजल से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हमेशा उसकी ममता पर सवाल उठाती रहती हो। लेकिन माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? रेणुका ने मुझे बताते हुए कहा तो शांति जी बोली, बस बहू, बड़ी मुश्किल से हमारे सोनू को मातृत्व की छाया मिली है। अब ऐसी बेतुका बातें करके घर का माहौल खराब करने की ज़रूरत नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर काजल को मन ही मन बहुत दुखी महसूस हुई।
इससे ज़्यादा तो वो कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। सोनू के लिए खाना लेकर वो अपने कमरे में चली गई और बड़े प्रसन्न हृदय से साथ उसे खिलाने लगी। अपनी सासू माँ के लिए उसके मन में सम्मान और अधिक हो गया था। सपना अपने पति और बच्चों के साथ 2 दिन अपने मायके में रही। इस दौरान काजल ने उस दोनों लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई कमी नहीं रखी और ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जाते हुए सपना के मुंह से भी काजल के लिए तारीफ भरे शब्द ही निकल रहे थे। काजल और आदित्य की शादी को 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अभी तक कहीं घूमने नहीं गए थे। तो शांति जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है तुम दोनों पर सोनू की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी जिंदगी को भी नज़रअंदाज मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आओ। सोनू को मैं संभाल लूँगी। शांति जी की बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया कि आखिर सोनू को छोड़कर हम घूमने कैसे चले जाएं, और अगर मैं मना करता हूँ तो कहीं काजल को बुरा न लग जाए। दरवाजे पर खड़ा सोनू भी यह सब बातें सुन रहा था। झट से बोला, नहीं, मैं भी जाऊंगा मम्मी पापा के साथ। तभी काजल सोनू को गोद में उठाते हुए बोली, नहीं माँ जी, हमारी ज़िंदगी तो अब सोनू ही है। उसके बिना कहीं घूमने जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी सोनू के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसे मेरी ज़रूरत है। अगर उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो परेशानी हो जाएगी। उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे सोनू को साथ लेकर। काजल ने इतनी समझदारी से यह बात कही कि आदित्य तो बस हैरानी उसकी और देखता ही रह गया। फिर सोनू बोला, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बात बताओ मम्मी, यह सौतेली क्या होता है? क्या आप सौतेली माँ हो? सोनू ने कहा तो काजल के दिल को जैसे कोई झटका सा लगा। तभी शांति जी गुस्से से बोली, यह तुमसे किसने कहा? कहाँ से सीख कर आते हो यह सब बातें? तो सोनू मासूमियत बोला, वो चाची ने बताया था कि मेरी माँ सौतेली है, तो मैं भी पूछ लिया कि सौतेली क्या होती है। तो कहने लगी, सौतेली माँ वो होती है जो हमारी असली मम्मी नहीं होती, हमारा ख्याल नहीं रखती, हमसे प्यार नहीं करती। लेकिन दादी, मेरी मम्मी तो सौतेली नहीं है ना। तभी शांति जी बोली, नहीं बेटा, तेरी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? अपनी मम्मी के सौतेली न होने की बात सुनकर सोनू के भीतर चल रहे एक द्वंद्व को जैसे शांति मिल गई और खुशी से बोला, हाँ दादी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो शांति जी ने कहा, अब तू ही सोचो, इतनी अच्छी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? और अगर आगे से कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को सौतेली बोले तो उससे कह देना कि मेरी माँ सौतेली नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी माँ। इधर इन सब बातों में काजल की आंखों से आंसुओं की 2 बूंद उसके गाल पर टपक आई और मन ही मन बोली, सौतेली माँ, इस कलंक से न जाने कब पीछा छूटेगा मेरा। सोनू के जाने के बाद शांति जी बोली, मैं अभी रेणुका बहू की खबर लेती हूँ। हिम्मत कैसे हुई उसकी इतने छोटे से बच्चे को ये सब सिखाने की? तो काजल बोली, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, बिना मतलब घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी, आप रहने दीजिए। कुछ दिन बीते। एक शाम को शांति जी की 2 सहेलियां उससे मिलने के लिए आई। काजल उस समय अपने बेटे सोनू को होमवर्क करवा रही थी और उसकी देवरानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। काजल अपनी सासू माँ के कहने पर मेहमानों के लिए रसोई घर में चाय पकौड़े बनाने के लिए आई। तो इतनी देर में सोनू पढ़ाई छोड़कर उस उठ खड़ा हुआ, मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। इससे पहले कि काजल उसे जाने से मना करती, वो गेट से बाहर निकल गया। काम में व्यस्त होने के कारण काजल उसे रोक नहीं पाई। बहू, सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा? काजल के हाथ से चाय लेते हुए शांति जी ने कहा। तो काजल बोली, माँ जी, वो बाहर खेलने के लिए
चला गया है, मैं उसे देखती हूँ। हाँ हाँ बहू, जल्दी जाकर देख, आजकल माहौल भी ठीक नहीं है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। जल्दी जाती हूँ, कहते हुए काजल दुपट्टा लेकर जल्दीबाजी में बाहर आई। उसे सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सोनू के दोस्तों के घर जाकर भी पूछा, लेकिन सबने यही बताया कि सोनू यहाँ पर नहीं आया। घबराहट के मारे काजल के पसीने छूटने लगे थे। कहीं सोनू अनजाने में बहुत दूर तो नहीं निकल गया? क्या पता रास्ता भटक गया हो, ठीक तो होगा ना वो? ऐसे ही न जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। सोनू को यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते वो जल्दीबाजी में दौड़ती जा रही थी। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक गाड़ी को बिल्कुल उसके करीब आकर ब्रेक लगी और अंदर से ड्राइवर चिल्लाकर, देखकर नहीं चल सकती, जोर से चिल्लाया। मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी, माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दीबाजी में थी। पसीने से तरबतर काजल कपकपाती आवाज़ में बोली और फिर सोनू की तलाश में जुट गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? कहते हुए काजल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। घर पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई और फिर आदित्य को फ़ोन किया और रोते हुए बताया कि सोनू कहीं नहीं मिल रहा। आदित्य भी जल्दी से घर आया। तब तक घर के सभी लोगों ने आसपास की सारी जगह खंगाल डाली, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा था। आज काजल स्वयं को इस सारी घटना की अपराधीन मान रही थी। रोती रोती खुद से ही बोली, काश मैंने सोनू को बाहर जाने से रोक लिया होता। 6 साल का छोटा सा बच्चा ही तो मैं, न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शाम से रात हो गई और रात से आधी रात बीत गई, परंतु सोनू का कहीं पता नहीं चला। सभी नाती रिश्तेदार के फ़ोन आ रहे थे। जब सपना यह बात पहुंची तो वो भी मायके आ गई। सब लोग जी जान से सोनू को खोजने में लगे हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने आज पड़ोस में लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली, जिसमें सोनू अपनी बॉल के साथ खेलते हुए दिल्ली से बाहर निकला हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया यह पता नहीं चल पा रहा था। इधर घबराहट के कारण शांति जी की तबीयत खराब होने लगी थी। काजल जल्दी से रसोई घर में गई और सासू माँ के लिए पानी लेकर आई और जैसे ही उसकी ओर गिलास बढ़ाया तो शांति जी ने गुस्से भरी निगाह से उसे देखते हुए पानी का गिलास एक झटके से हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। सासू माँ के बदले रवैये ने काजल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर उसका ध्यान घर के बाकी लोगों की ओर गया। सब की घूरती नजरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। अचानक ख्याल आया कि आदित्य ने भी अब तक उसने कोई बात नहीं की थी। वह हैरान थी यह देखकर कि अब तक जो ससुराल वाले उस पर इतना प्यार लुटा रहे थे, वहीं लोग आज एकदम पराये हो चुके थे। तभी काजल के कानों में आवाज़ पड़ी, मैंने तो आप सब लोगों को पहले ही कहा था कि बच्चे के लिए सौतेली माँ मत लेकर आओ, लेकिन सुनी कहाँ आप लोगों ने। मेरी देख लिया ना अंदाज अंजाम। यह आवाज़ कहाँ की है? काजल की देवरानी रेणुका की थी, जो स्पष्ट रूप से काजल को गुनाहों के कटघरे में खड़ा कर रही थी। और हैरानी तो इस बात की थी कि परिवार के बाकी लोग मूक रहकर उसकी बातें जो सही साबित कर रहे थे। काजल अंदर तक पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पुलिस की तफ्तीश करते हुए सोनू को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। दोपहर के समय फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन किसी अनजान नंबर से आया था। सभी लोगों को इंतज़ार था कि अगर किसी ने बच्चे को किडनैप किया है तो फ़ोन ज़रूर आएगा। सब लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। अभी आदित्य फ़ोन उठाने
ही लगा था कि तभी जल्दी से कमरे से बाहर आकर काजल ने फ़ोन उठा लिया। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारा बच्चा सोनू मेरे पास है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 25,000 रुपये तैयार रखना। इतना सुनते ही काजल चिल्लाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहते हुए काजल फूट फूट कर रो पड़ी। तभी आदित्य ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोला, सुनो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, अगर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। आदित्य के इतना बोलते ही दूसरी ओर से फ़ोन कट गया। गुस्से में आदित्य ने फ़ोन पटक दिया। तभी काजल बोली, क्या हुआ उन लोगों ने? तो आदित्य गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, कुछ नहीं कहा, फ़ोन काट दिया। और वैसे भी तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? बच्चा मेरा है, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लूँगा। इतना सुनते ही काजल का दिल दहल उठा। क्या कहा आपने? आपका बच्चा? क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता? रोते हुए काजल आदित्य से बोली, यह सवाल तुम खुद से पूछो। गुस्से से कहते हुए आदित्य बाहर की ओर निकल गया और काजल जैसे शून्य सी खड़ी रह गई। तभी काजल को ख्याल आया कि जब किडनैपर का फ़ोन आया था उस समय पीछे से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर बाद उसी सायरन की आवाज़ उसे अपने घर के बाहर से सुनाई दी। सोचते ही काजल के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो उसे पहले से ही लग रहा था कि किडनैपर की आवाज़ कुछ जानी पहचानी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह है कौन। काजल अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में एक एक करके सोचने लगी। उधर परिवार के सब लोग बेहाल थे और आदित्य बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। समय बीतता जा रहा था और सब लोग की बेचैनी बीतते समय के साथ बढ़ती जा रही थी। शाम के समय अचानक अपना सपना की आवाज़ आई, माँ, काजल भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं सब जगह देख चुकी हूँ, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तभी रेणुका ने कहा, कौन नहीं मिल रहा? दीदी, काजल भाभी और कौन? न जाने बिना बताए कहाँ चली गई है। सपना गुस्से में बोली तो रेणुका माथे पर हाथ रखते हुए बोली, लो, अब एक और मुसीबत। सोनू तो मिला नहीं, अब ये महारानी भी गायब हो गई। अब उसे भी ढूंढने में लग जाओ हम सब। उसी समय आदित्य घर के अंदर आया। काजल के गायब होने की बात सुनकर आदित्य बोला, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। और फिर गहरी सांस लेकर अपनी माँ के पास बैठ गया। आदित्य बहुत घबराया हुआ था। बेटा, कुछ पता चला सोनू का? शांति जी ने पूछा तो आदित्य ने कहा, कुछ पता नहीं चला, पर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब बस किडनैपर के फ़ोन का इंतजार है। कहते हुए आदित्य अपना फ़ोन चेक करने लगा कि कहीं किडनैपर ने कोई मैसेज तो नहीं भेजा, लेकिन देखते ही हैरान रह गया। उसके फ़ोन पर 3 मिस कॉल थी। किडनैपर का 3 बार फ़ोन आया और मुझे पता ही नहीं चला। हैरान होते हुए आदित्य बोला और कॉल बैक किया। सब लोग परेशान थे कि आखिर किडनैपर का अगला कदम क्या होगा। बेल जाने लगी तो दूसरी ओर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर आदित्य, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके सिविल अस्पताल पहुँच जाइए, आपकी पत्नी काजल की हालत बहुत गंभीर है। सुनते ही आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई और फ़ोन हाथ से छूट गया। क्या हुआ भैया, किसका फ़ोन था? आदित्य के भाई ने पूछा तो आदित्य बोला, न जाने अभी और कौन कौन सी मुसीबतें देखनी बाकी है, हमें अभी अस्पताल पहुंचना होगा, काजल आईसीयू में भर्ती है। कहते कहते आदित्य की आंखें भर आई। अपने भाई और जीजाजी के साथ आदित्य अस्पताल पहुंचा और तेज़ी से आईसीयू की तरफ बढ़ा, लेकिन आईसीयू के दरवाजे के बाहर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका बेटा सोनू पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बेंच पर उदास भाव से बैठा हुआ था। जैसे ही
उसने अपने पापा और चाचू को आगे देखा तो दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया और रोने लगा। उसी समय डॉक्टर आईसीयू में जाने लगे तो आदित्य ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी काजल कैसी है? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनकी बाजू पर तेज धारदार चाकू से कई वार हुए हैं, उसका खून काफ़ी बह गया है। हम हालात को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनते ही आदित्य को तो जैसे काटो तो खून नहीं। तभी इंस्पेक्टर साहब उसके पास आए और बोले, मिस्टर आदित्य, आज आपका बेटा आपके सामने सही सलामत खड़ा है तो सिर्फ आपकी पत्नी काजल के कारण। आप नहीं जानते कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सोनू की जान बचाई है। क्या? आदित्य हैरानी से बोला तो इंस्पेक्टर ने उनसे सारी बात बताई। दरअसल फ़ोन पर किडनैपर की जो आवाज़ काजल ने सुनी थी वो उसे जानी पहचानी लग रही थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे दूसरी गली में किनारे की छोटी सी दुकान चलाने वाले किशोर पर शक हुआ। दुकान के ऊपर ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसमें वह रहता रहा करता था। सोनू अक्सर उसके साथ उसकी दुकान से टॉफ़ी चॉकलेट खरीद कर लाया करता था। काजल ने उस बारे में बताने के लिए आदित्य को फ़ोन किया, लेकिन नाराज़गी के कारण आदित्य ने फ़ोन उसी नहीं उठाया। परंतु काजल चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। वो अपनी सासू माँ के पास गई और बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाले किशोर पर शक है। तो उसी समय पास बैठी रेणुका बोली, वैसे भाभी, एक बात कहूँ, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। कहीं पैसों के चक्कर में अपने ही सोनू को स्वयं पर इतना घिनौना आरोप देखते काजल अंदर तक सिहर गई थी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। शांति जी ने भी चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन उसने स्वयं को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। बिना किसी से कोई बात किए वो चुपचाप घर से बाहर निकली और उस गली तक पहुंची। किसी को शक न हो इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसी समय उसे किशोर अपनी साइकिल पर कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। काजल के कदम तेज हो गए। देखा तो दुकान पर ताला लगा हुआ था। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन कमरे के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिन्हें सुनकर उसे वहाँ किसी के होने का आवाज़ हुआ। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब उसका शक यकीन में बदला जा रहा था। उसने जल्दी से इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और अपनी लोकेशन भेजकर जल्द से जल्द वहां आने को कहा। काजल की नज़र पास पड़ी एक ईंट पर गई। उसने तुरंत ईंट उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए कुछ देर प्रयास करने के बाद आखिरकार टूट ही गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर काजल की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके मासूम से बच्चे सोनू को कुर्सी पर बड़ी बेरहमी से बांध रखा था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी ताकि वो आवाज़ ना कर सके। ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर उस नन्हे से बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर काजल का दिल दहल उठा। जल्दी से उसने रस्सियाँ खोली तो सोनू रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया। जल्दी से सोनू को गोद में उठाकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागने लगी, तभी सामने किशोर को खड़े देख उसके हाथ पांव फूल गए। उसे देखते ही सोनू अपनी माँ से कसकर चिपक गया। फिर किशोर बोला, बच्चे को यहीं छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर काजल जोर से चिल्लाई, तुम इंसान हो या हैवान? क्या वैर है इस छोटे से बच्चे से तुम्हारा? मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा ले आओ और बच्चे को ले जाओ, किशोर ने कहा और जेब से तेज धार चाकू निकाल लिया। काजल ने सोनू को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। न जाने उसमें कहाँ से इतना साहस आ गया कि उसके लपक कर किशोर का हाथ पकड़ लिया और सोनू को वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहा। सोनू अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन काजल ने फिर से चिल्ला
कर बोला और दादी के पास जाने को कहा, तो सोनू बिना देर किए भागकर सीढ़ियों तक पहुंचा। उसी समय इंस्पेक्टर वर्मा दो साथी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच गया। सोनू को दरवाजे के बाहर खड़ा करके कमरे के अंदर गए तो देखा किशोर काजल पर तेज धार चाकू से वार कर रहा था और काजल की बाजू से खून बह रहा था। आवाज़ सुनकर जैसे ही किशोर पीछे मुड़ने लगा, तभी उसे सोचने का मौका दिया बिना पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। काजल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर से सारी घटना के बारे में जानकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे तो सोनू बोला, पापा मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? फिर से मेरी मम्मी को भगवान जी तो नहीं ले जाएंगे ना? मासूम के मुंह से यह बातें सुनकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे। उसी समय डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और बोले, मिस्टर आदित्य, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। यह सुनकर आदित्य की सांस में सांस आई। थोड़ी ही देर में काजल को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इधर सोनू के चाचा ने घर पर फोन करके सब कुछ बता दिया तो शांति जी, रेणुका और सपना के साथ जल्दी से अस्पताल पहुंचे। जब वे लोग काजल के पास गए तो देखा सोनू अपनी मां के साथ चिपक कर लेटा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। शांति जी ने भरी आंखों से कहा, बहू, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम के बावजूद भी हम लोग तुम्हें नहीं समझ पाए और मुसीबत के समय तुमसे नज़रें फेर ली। तो रेणुका बोली, नहीं माँ जी, भाभी की सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ, जिसने हमेशा एक माँ की ममता पर सवाल उठाया, हमेशा सौतेली कहकर उन्हें अपमानित किया। मुझे माफ़ कर दो भाभी। कहते हुए रेणुका की आंखों से आंसुओं की बूंद निकल कर काजल की बाजू पर आ गिरा तो काजल बोली, रेणुका, जो हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ और माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत करिए। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी काजल की दवाइयाँ लेकर आदित्य कमरे में आया और किसी छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसे देखते ही काजल की हंसी छूट गई और उसके साथ ही पूरा कमरा हंसी ठहाकों से गूंज उठा। आज सब के दिलों पर पड़ी भ्रम रूपी मैल पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।